आज हम कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 18 प्रायिकता से संबंधित सवालों को हल करेंगे। बच्चों, इस एक्सरसाइज में से बोर्ड एग्जाम्स में 4 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो 4 अंक के क्वेश्चंस किस प्रकार के होते हैं? देखिए, नंबर 1 प्रायिकता मानों के योग से संबंधित क्वेश्चन। नंबर 2 साधारण अंकीय प्रकार के क्वेश्चंस। नंबर 3 एक पासे या दो पासे से संबंधित क्वेश्चंस। नंबर 4 एक, दो या तीन सिक्कों से संबंधित क्वेश्चंस। नंबर 5 ताशों से संबंधित क्वेश्चन। और नंबर 6 लीप या अलीप वर्षों से संबंधित क्वेश्चंस। तो हम एक एक करके इन सभी प्रकार के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के अंदर हम इन सभी प्रकार के क्वेश्चनों को कवर करते हुए आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकें। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस प्रायिकता शब्द को समझते हैं। किसी घटना के घटित होने की संभावना, यानी प्रायिकता की परिभाषा क्या हुई? किसी घटना के घटित होने की संभावना ही प्रायिकता कहलाती है। प्रायिकता का मान क्या होगा? कोई भी एक घटना है, उसमें जितने भी परिणाम होंगे, अगर उन परिणामों की बात करें तो उन परिणामों के अलग अलग अगर हम प्रायिकता का मान ज्ञात करेंगे तो वो 0 से 1 के मध्य हमें प्राप्त होता है। ना माइनस में कभी प्राप्त होता है, ना 1 से अधिक प्राप्त होता है। और अगर उन सभी परिणामों के जो संभावित परिणाम है, उन सभी का अगर हम योग करते हैं तो हमें कुल योग 1 प्राप्त होता है। अर्थात किसी घटना के सभी परिणामों की प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है। ये चीज हमें पढ़नी है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है कि कोई भी घटना है उसकी प्रायिकता का मान हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो P बराबर, यानी प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम घटे में कुल परिणाम। ये ध्यान देना है कि उस घटना में जिससे संबंधित परिणाम वो पूछ रहा है उसके अनुकूल परिणाम बटे में उस घटना में जितने भी कुल परिणाम है वो कुल परिणाम हमें यहाँ बटे में लिखना है। तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणामों का जो अनुपात होगा वही प्रायिकता का मान होगा उस घटना के लिए। तो अब हम इसके पहले टाइप्स के क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो पहला टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो होगा प्रायिकता मानों के योग से संबंधित क्वेश्चन। देखिए, इसमें एक चीज हमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि पी ई बराबर 0.45 है, जैसे यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.45 है। पी ई मतलब पी इवेंट यानी घटना बराबर 0.45 है। तो उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए कि जैसे सभी परिणामों की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, उसी तरह से एक घटना है उसके अंदर उसके घटित होने की प्रायिकता और नहीं घटित होने की प्रायिकता, उन दोनों का योग भी 1 होता है। तो पीई प्लस पीई नहीं, यानी घटना के घटित होना और घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। अब हमें इन दोनों में से कोई भी एक मान दिया हुआ हो, जैसे इसमें दिया हुआ है कि घटना के घटित होने की प्रायिकता का मान इतना है, तो उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का मान क्या होगा? तो हमें क्या करना है, इसे 1 में से माइनस कर देना है। अगर हम इस फॉर्मूले में रखते हैं तो हमारे पास में बनेगा पीई 0.45 प्लस पीई नहीं और बराबर 1। अब पीई नहीं हमें ज्ञात करना है, ये हम उधर दूसरी तरफ भेज देंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा? पीई नहीं बराबर 1 माइनस 0.45। तो हमारे पास में जो आंसर आया वो आया 0.55। तो ये आंसर होगा पीई नहीं का। तो चाहे कोई सा भी हमें मान पूछे, चाहे है का मान पूछे या नहीं का मान, हमें क्या करना है, जो दूसरा मान है उसको 1 में से घटा देना है तो अन्य मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इससे इस तरह के क्वेश्चन हमें प्रायिकता योग के मानों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 2 टाइप जो हमारा था वो था साधारण अंकीय प्रकार के क्वेश्चन। तो हम इसे देख लेते हैं। तो देखिए, हमने एक क्वेश्चन लिया है कि एक थैले में 4 लाल कंचे, 7 पीले कंचे और 3 सफेद कंचे हैं। यदि थैले में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, यादृच्छा मतलब रेंडमली, हमें नहीं पता कि कौन सा कंचा उसमें से निकलेगा, बिना देखे उसमें से हम एक कंचा निकालेंगे। तो यादृच्छा एक कंचा निकाला जाता है। तो ज्ञात कीजिए, अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है एक लाल कंचा प्राप्त होने की प्रायिकता या एक सफेद कंचा प्राप्त होने की प्रायिकता, और तीसरा क्वेश्चन पूछा है पीला कंचा प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता। तो हम बारी बारी से एक एक करेंगे। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है लाल कंचा प्राप्त होने की प्रायिकता। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हम लिखेंगे क्या, क्योंकि लाल कंचे बराबर कितने हैं हमारे पास में? 4। पीले कंचे कितने हैं? 7। और सफेद कंचे बराबर 3। तो कुल कंचे कितने हो गए?
4 और 7 11 होते 14, तो कुल कंचे हमारे पास में 14 प्राप्त हो गए। अब हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं P, और क्या ज्ञात करना है हमें, लाल कंचा। तो P लाल कंचा बराबर इसके अनुकूल परिणाम हमारे पास में कितने हैं, तो लाल कंचे हमारे पास में टोटल 4 हैं, और बटे में कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम हमारे पास में 14 है। तो हम इसको लिखेंगे 4/14, और इसको आगे सोल्व करके, ये 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 से 14, तो आंसर आ गया 2/7। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं P, और दूसरा क्वेश्चन हमें पूछा है सफेद कंचा। तो P सफेद कंचा बराबर, सफेद कंचे के अनुकूल परिणाम हमारे पास में है 3, और बटे में कुल कंचे हमारे पास में 14 है, तो 3/14। ये आगे नहीं कट रहा है, तो आंसर ए हो जाएगा। और जो लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है वो है पीला कंचा प्राप्त नहीं होने की, थोड़ा ध्यान देना है, ये नहीं होने की बता रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, पीला कंचा प्राप्त नहीं होना बराबर पीला कंचा प्राप्त नहीं होना बराबर, तो देखिए पीला कंचा प्राप्त नहीं होना चाहिए, तो हमें ये देखना है पीले कंचे हैं कितने, तो पीले कंचे हमारे पास में 7 हैं, तो ये नहीं प्राप्त होने चाहिए, तो इसको छोड़ करके बाकी के कंचों का योग क्या होगा, तो हम देखेंगे 4 और 3 7 है, तो ये 4 और 3 7 यहाँ पर, तो 7 बटा अनुकूल परिणाम 7 हो गया, कुल परिणाम हमारे पास में 14 आ गया, तो 7/14 में 1/2, देखिए इसका मान भी 7 ही था, तो 7/14 आंसर आ जाता, लेकिन ये है कि प्रायिकता है। देखिए ये मान इस तरह का प्राप्त हुआ है कि हमें इन दोनों का योग के साथ ही प्राप्त होगा। अगर हम कहते हैं कि 5 होता, तो हम कहते हैं 4 और 5 9, यानी 9/14 पीले कंचा प्राप्त नहीं होने की। अगर ये 5 होता तो ये भी 2 बढ़ जाता, 14 को 16 हो जाता। तो इन दोनों का योग, जैसे हम ये मान लेते हैं कि ये कंचे 4 हैं, ये 7 है और ये 5 है, तो कुल कंचे हमारे पास कितने हो जाते हैं, 7 और 4 11 और 5 16, तो हमारा आंसर क्या होता, 4 और 5 9, 9/16, ये हमारा आंसर इसमें हो जाता है। यानी कहने का अर्थ है जिसकी नहीं की कह रहा है, तो उसका स्वयं का मान छोड़ करके अन्य मानों का योग करके वो अनुकूल परिणाम हो जाएगा, बटे में कुल परिणाम हमें याद करना है। ठीक है, तो ये दूसरे टाइप का हमारा क्वेश्चन हो गया कि जो साधारण अंकीय प्रकार के क्वेश्चन, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं, तो हमें इस तरह से उसको सोल्व करना है। अब हम इसका अगला टाइप पढ़ते हैं। तो अगला टाइप है पासे से संबंधित प्रश्न। तो यहाँ पर हमें एक पासे या दो पासे से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, तो हम पहले एक पासे से संबंधित क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए पासा क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि जो खेलने वाला एक पासा होता है, जैसे सांप सीढ़ी खेलने वाला पासा, घन के आकार का वो पासा होता है, जिसके ऊपर 1 से लेकर 6 तक के अंक अंकित होते हैं। 1 से लेकर के 6 तक के अंक अंकित होते हैं। तो हमें पता है कि पासे में कुल कितने परिणाम होते हैं, बराबर 6, यानी एक पासे में कुल परिणाम होंगे 6, उसमें एक बार होगा, 2 भी एक बार होगा, 3 भी एक बार, 4 5 और 6 सभी एक बार उसके अंदर होंगे, तो कुल परिणाम हमारे पास में 6 होंगे। अब हमसे सवाल क्या पूछ सकता है वो, इससे बहुत तरह के सवाल बनते हैं। जैसे वो पूछ ले कि एक पासे को यादृच्छा फेंकने पर एक सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सम अंक हमें पता है कि सम अंक कौन कौन से हैं, एक ये अंक सम, एक ये और एक ये, जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाता है, वो सम अंक होता है। तो 1 2 और 3, तो कुल हमारे पास में अनुकूल परिणाम कितने आए, 3 परिणाम आए। तो हम क्या लिखेंगे, P सम अंक बराबर 3/6, P सम अंक बराबर 3/6। ऐसे हमें पूछ सकता है, विषम अंक भी पूछ सकता है वो कि उस पर एक विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो विषम अंक हमारे पास में 1 3 और 5 है, तो ये भी 3 ही अंक हमारे पास में, 1 2 और 3, तो आंसर इसका भी क्या होगा, P विषम अंक बराबर 3/6, यानी 1/2, काटने पर 3/6 को अगर हम काटेंगे तो 1/2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको इस तरह से भी सवाल पूछ सकता है कि एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की, अभाज्य संख्या जो केवल स्वयं के पहाड़े में ही आती हो और जिसका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होता हो, तो अभाज्य संख्या हमारे पास में क्या होगी, एक तो 2 केवल स्वयं के पहाड़े में ही आता है और एक के पहाड़े में आता है, एक 3 और एक 5, तो ये 3 अंक है यहाँ भी। तो हमारा यहाँ भी आंसर क्या होगा कि एक अभाज्य संख्या बराबर 3/6। ऐसे भी हो सकता है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 4 से बड़ा अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, 5 और 6, ये 2 अंक हमारे पास होंगे 4 से बड़े, तो हम आंसर क्या लिखेंगे,
P 4 से जुड़ा अंक बराबर 2/6 और आंसर जो भी काटने पर आएगा वो हम लिख देंगे। इसी प्रकार सवाल और भी बन सकता है कि एक पासे को फेंकने पर अंक 7 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए 7 इसमें है ही नहीं, तो जो परिणाम हमारे पास में प्राप्त नहीं होता है उसकी प्रायिकता का मान 0 होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा 0। अब हम इसका अगला टाइप ले लेते हैं कि पासों की संख्या अगर 2 हो तो। देखिए 2 पासों के लिए क्या है कि यदि हमारे पास में केवल एक ही पासा है लेकिन उसको 2 बार हम फेंकते हैं तब भी वो 2 ही पासे माने जाएंगे, और अगर हमारे पास में 2 पासे हैं उसको हम एक बार फेंकते हैं तो भी वो 2 पासे ही माने जाएंगे। यानी दोनों कंडीशन में चाहे एक पासे को 2 बार फेंका जाए या 2 पासों को एक साथ में एक बार फेंका जाए तो उन दोनों ही कंडीशन में हमारे पास में कुल 2 पासे माने जाएंगे। तो अब 2 पासों में कुल कितने परिणाम होंगे, तो हमें ध्यान रखना है कि एक पासे में कितना परिणाम होता है, एक पासे में परिणाम होते हैं 6। अब जितने पासे होंगे तो उतनी ही बार हम उन परिणामों को गुणा करते जाएंगे। जैसे 2 पासे होंगे तो 6 गुणा 6 हमारे पास में 36 परिणाम होंगे। ऐसे अगर 3 पासे होंगे तो हमारे पास में परिणाम होंगे 6 गुणा 6 गुणा 6 जैसे 216 प्राप्त हो गया। तो इस तरह से संख्या बढ़ती रहेगी। तो हमारे सिलेबस में केवल 2 ही पासों का सवाल है और एक पासे का है, तो हम 2 पासों तक के सवाल को सीमित रखेंगे। तो अब ये 36 परिणाम हमारे होते कौन से हैं, तो देखिए हो सकता है कि हम जब दोनों पासों को फेंकें तो पहले पासे में 1 आए और दूसरे में भी 1 आ जाए, या पहले में 1 आए लेकिन दूसरे वाले में 2 आए, या पहले में 1 लेकिन दूसरे में 3। इस तरह से चेंजेबल जो मान है वो आते जाएं। या फिर हो सकता है पहले पासे में 2 मान आ जाए लेकिन अगले जो दूसरा पासा है उसमें 1 ही मान प्राप्त हो। तो इस तरह से करने पर हमारे पास में कुल ये 36 परिणाम प्राप्त होते हैं। जब पहले पासे में सभी परिणाम 1 आए लेकिन दूसरे पासे में 1 2 3 4 5 6 चेंज होते हुए आए, तो इस तरह से 6 परिणाम हमारे बनेंगे। ऐसे 2 के साथ में 6 परिणाम, 3 4 5 6 प्रत्येक के साथ में 6 परिणाम करके कुल हमारे पास में 36 परिणाम बन जाते हैं। अब हमें इससे संबंधित सवाल किस टाइप के आएंगे, तो इससे 2 ही तरह के सवाल बनते हैं और वो क्या बनेंगे। एक तो हमें सवाल पूछता है कि समान परिणाम आने की प्रायिकता, यानी 2 पासों को एक साथ फेंकने पर, या सवाल ऐसा हो सकता है एक पासे को 2 बार फेंकने पर समान परिणाम आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या असमान परिणाम आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमारा सवाल हम इसको कैसे करेंगे, तो देखिए समान और असमान परिणाम के लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर आपकी पासों की संख्या या सिक्कों की संख्या या जो भी इस तरह के सवाल होते हैं उनमें जो उनकी संख्या है वो अगर 1 से ज्यादा है तो हमेशा समान परिणाम आपके कितने होंगे, जो एक के अंदर जितने परिणाम होते हैं उतने ही उसके समान परिणाम हो सकते हैं। यानी अगर हम पासे की बात करें तो एक पासे में 6 परिणाम होते हैं, तो हम कहेंगे कि चाहे पासे हमारे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे टोटल परिणाम 36 हो, चाहे 216 हो, चाहे और आगे ज्यादा परिणाम हो, समान परिणाम हमारे 6 ही आ सकते हैं। तो समान परिणाम कितने होंगे 6। अब ये समान परिणाम कौन से 6 हैं, देखिए एक परिणाम ये समान होगा, एक ये परिणाम समान, एक ये, एक इस तरह से 4 4 का, एक 5 5 और एक 6 6। ये सारे समान परिणाम हैं जिसमें दोनों पासों के अंदर हमारे समान परिणाम आ रहे हैं। अगर यही संख्या 3 होती तो हम यहाँ केवल क्या लिखते 1,1,1 2,2,2, यानी ब्रैकेट एक ही होता है, इसका मतलब एक ही परिणाम वो माना जाता, तो भी ये 6 परिणाम ही आते। तो समान परिणाम हमारे पास 6 आ गए और असमान परिणाम 2 पासों की कंडीशन में हमारे पास में कितने बच गए 30, क्योंकि टोटल तो हमारे पास में कितना होता है 36। तो हमारा आंसर क्या होगा, अगर कोई पूछता है कि एक पासे को 2 बार फेंकने पर या 2 पासों को एक बार फेंकने पर समान परिणाम आने की प्रायिकता बताइए, तो हम कहेंगे समान परिणाम बराबर 6, कुल परिणाम बराबर 36। ठीक है, अतः P समान परिणाम बराबर दोनों पासों पर समान परिणाम बराबर तो क्या आएगा 6/36। और अगर असमान के पूछता है तो हमारा आंसर होगा 30/36। इस तरह से हम सवाल को कर सकते हैं। फिर दूसरा हमें टाइप का सवाल जो पूछेगा वो क्या पूछ सकता है, अंकों के योग से संबंधित सवाल पूछ सकता है। जैसे वो कहेगा कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अंकों का योग 5 किससे प्राप्त हो रहा है, जैसे हम देखें तो अंकों का योग 5 1 और 4 से प्राप्त हो रहा है, हमें दोनों का टोटल 5, 1 2 और 3 से भी प्राप्त हो रहा है, एक 3 और 2 से भी प्राप्त हो रहा है, और एक 4 और 1 से भी प्राप्त हो रहा है। तो इनसे हमें अंकों का योग 5 प्राप्त हो रहा है। तो ये कितने परिणाम हुए हमारे पास में 1 2 3 और 4, तो आंसर होगा 4, तो 4/36। तो ये हमारे अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता हुई। तो अब इतने सारे मान हमें निकालने हों और उसके बाद में
हमें इसको सोल्व करना हो तो वो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए एक सीधा सा सवाल तरीका भी है सवाल को करने का। वो क्या है कि आपको दो तरह के मान इसमें रखने हैं, और वो रखने हैं योग और परिणाम। देखिए दो चीजें आप याद रखिए बस, केवल योग और परिणाम। तो योग आपका क्या हो सकता है, पहले तो आपको ये देखना है। तो देखिए सबसे छोटे से छोटा अंक हमारे पास में एक होता है, तो एक से छोटा तो योग आ ही नहीं सकता, ठीक है। और दूसरे पासे में भी एक ही अंक होता है, तो दोनों का सबसे छोटे से छोटा मान हमारे पास में एक और एक यानी दो, यानी अंकों का योग हमारे पास में कितना होता है, दो। कम से कम हमारे पास में मान ये आ सकता है दो। और ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा मान हमारे पास में कितना आ सकता है, 6 और 6, यानी पहले पास में भी 6 अंक आ जाए, दूसरे में भी 6 आ जाए, तो टोटल मान हमारे पास हुआ 12। तो टोटल मान हमारे पास अधिकतम मान जो होगा वो 12 होगा, यानी 2 से लेकर 12 तक के ही मान हमारे पास में आ सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इस तरह से लिखने के बाद में अब हमें परिणाम लिखने हैं। तो आपको देखिए परिणाम क्या करना है, आपको कंटिन्यूटी में गिनती लिखनी है। कैसे, 1 2 3 4 5 6, केवल 6 के बाद में, क्योंकि इसमें एक में 6 ही परिणाम होते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे 6 के बाद में वापस घटते हुए क्रम में चलेंगे। तो क्या होगा 5 4 3 2 1। तो देखिए 2 1 का जोड़ा बन गया, 3 2 का, 4 3 का, 5 4 का, 6 5 7 6 8 5 9 4 10 3 11 2 और 12 1। इसका मतलब अब अगर हमसे कोई सवाल पूछता है कि अंकों का योग 10 आने की प्रायिकता बताइए, तो हम यहीं से देख लेंगे अंकों का योग 10 आने के टोटल 3 ही परिणाम होते हैं। आप चेक कर सकते हैं अंकों का योग 10 आने के। इस लाइन में हमारे पास अंकों का योग 10 नहीं आ रहा है। देखिए इस वाले के अंदर भी अगर हम देखें तो अधिकतम जो योग हो सकता है वो 8 ही हो सकता है, इस वाले में 9 होता है, इस वाले में यहाँ पर देखिए 10 हो रहा है। तो एक मान ये हो गया, दूसरा मान देखिए 5 और 5 से भी प्राप्त हो रहा है, तो दूसरा मान ये हो गया, और तीसरा मान 6 और 4 से प्राप्त हो रहा है। तो 3 मान हमारे पास 1 2 और 3 ये मान प्राप्त हुए। तो देखिए अंकों का योग 10 आने के केवल 3 ही परिणाम होते हैं। तो आंसर हमारा हो गया 3/36। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बार बार से टोटल करके देखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल दो ही चीजें याद रखनी है। तो योग हमारा कम से कम हो सकता है 2 और अधिकतम आपका हो सकता है 12। तो आपको 2 से लेकर 12 तक की संख्याएं लिखनी है। फिर बाद में आपको उनके नीचे, जैसे 2 है 100 में मान, तो उसके नीचे आपको 1, फिर अगले वाले के नीचे 2 3 4 कंटिन्यूटी में संख्याएं लिखनी है। लेकिन अंक जो हमें लिखने हैं वो 6 तक ही लिखने हैं। 6 के बाद में हमें वापस 7 8 नहीं लिखना है, 5 4 3 2 1 के हिसाब से आएंगे। देखिए इधर से भी 1 2 3 4 5 6 है, इधर से भी 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से हमें लिखना है। अब कोई पूछ लेता है दो पासों को एक बार फेंकने पर अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए अंकों का योग 13 आ ही नहीं सकता, क्योंकि अधिकतम हमारे पास में जो बड़े से बड़ा अंक है वो 6 है। तो दोनों पासों में 6 से 12 ही जोड़ हो सकता है उसका, इसलिए अंकों का योग 13 नहीं आएगा, तो उसकी प्रायिकता 0 आएगी। तो इस तरह से हम इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसके अगले टॉपिक सिक्कों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए हमारे सिलेबस में 1 2 या 3 सिक्कों से संबंधित सवाल है। तो सबसे पहले हम एक सिक्के से संबंधित सवालों को देखते हैं। तो देखिए एक सिक्के के अंदर टोटल हमारे पास में 2 परिणाम होते हैं, एक परिणाम हेड का होता है और एक परिणाम हमारे पास में एल का होता है, यानी जिसको हम चित्त या पट कहते हैं, चित्त या पट। तो देखिए चित्त का एक परिणाम और पट का एक परिणाम, क्योंकि एक सिक्के के अंदर जो 2 ही परिणाम होते हैं, एक साइड में चित्त होता है, एक साइड में पट होता है। तो अब हमारे से टोटल जो सवाल पूछ सकता है वो क्या पूछ सकता है कि एक सिक्के को फेंकने पर एक चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आंसर होगा हमारा 1/2। अगर वो पट की पूछता है तो 1/2। अगर वो कहता है कि पट प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता, तो भी पट प्राप्त नहीं होने की, यानी इसको छोड़ करके इसकी प्रायिकता पूछ रहा है तो 1/2 ही प्राप्त होगा। अगर चित्त नहीं की प्रायिकता पूछता है तो भी उस कंडीशन में 1/2, यानी एक सिक्के में जब टोटल 2 परिणाम होते हैं तो आंसर हमारा चित्त का 1/2 और पट का भी 1/2 ही आएगा। तो ये एक सिक्के का परिणाम है। अब अगर हमारा सवाल 2 सिक्कों का हो जाए तो 2 सिक्के के अंदर कुल कितने परिणाम होंगे। हमने जैसे पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि एक पासे के अंदर जब 6 है तो 2 पासों में हो जाएगा 6 × 6। इसी तरह से जब एक सिक्के में 2 परिणाम है तो 2 सिक्कों में कितने परिणाम होंगे, 2 × 2, यानी कुल परिणाम हमारे पास में आ जाएंगे 4। अभी 4 परिणाम हैं कौन से, तो देखिए इसको अगर हम समझें तो हम मान लेते हैं कि पहले सिक्के के अंदर हेड आ जाता है, पहले सिक्के के अंदर हेड आ जाता है।
और दूसरे सिक्के के अंदर भी हम ये मान लेते हैं कि जब हम एक सिक्के को 2 बार उछालें या 2 सिक्कों को एक साथ उछालें तो पहले सिक्के में हेड आए, दूसरे सिक्के में भी हेड आ जाए, या कंडीशन इस तरह की बन जाए कि पहले सिक्के में हेड आ जाए लेकिन दूसरे सिक्के में टेल आ जाए, तो एक परिणाम ये बन गया। फिर एक कंडीशन हो सकती है कि पहले सिक्के के अंदर टेल आ जाए और दूसरे सिक्के के अंदर हेड आ जाए, तो ये एक कंडीशन बनती है। और एक लास्ट कंडीशन बन सकती है कि दोनों ही सिक्कों के अंदर टेल आ जाए, तो एक कंडीशन ये बनेगी। तो टोटल हमारे पास में ये 4 तरह की कंडीशंस बनती है, तो ये 4 तरह के परिणाम हो गए। इनके अतिरिक्त 2 सिक्कों से कोई परिणाम हमारा नहीं बन सकता है। 2 परिणाम हेड और टेल का बनेगा, और 2 परिणाम हमारे पास में असमान परिणाम बनेंगे हेड और टेल के, और टेल और हेड। देखिए ये दोनों में ब्रैकेट में संख्याएं सेम है, हेड और टेल ही है, लेकिन इनका क्रम अलग है, तो ये दोनों परिणाम अलग अलग ही माने जाएंगे। तो अब हमारा इससे संबंधित सवाल क्या बनेगा, जैसे पासों के अंदर बन रहा था, इसमें भी एक सवाल ये बनेगा कि समान परिणाम आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो समान परिणाम कौन से होंगे, कितने परिणाम होंगे समान, तो जैसे पासों में हमने किया था कि समान परिणाम चाहे पासों की संख्या कितनी ही हो, समान परिणाम उसमें 6 ही हो सकते हैं अगर वो एक से ज्यादा संख्या है। तो ऐसे ही सिक्के के अंदर भी हम यही देखेंगे कि सिक्कों की संख्या चाहे कितनी हो, एक से ज्यादा होनी चाहिए, तो उसमें समान परिणाम हमारे 2 ही प्राप्त हो सकते हैं। इन 2 परिणाम यानी एक परिणाम ये और एक ही परिणाम, 2 ही परिणाम हो सकते हैं। तो आंसर हमारा होगा 2/4 यानी कि 1/2। और अगर वो असमान परिणाम की बात करता है तो टोटल परिणाम हमारे पास 4 है, उसमें से समान परिणाम 2 हो गए, तो असमान कितने होंगे, वो भी 2 ही होंगे, तो 2/4 यानी कि 1/2। तो आंसर आ जाएगा हमारा P समान परिणाम बराबर 2/4 बराबर 1/2, और P असमान परिणाम बराबर 2/4 बराबर 1/2। ये कंडीशंस में हमारे सवाल बन सकते हैं। अब सवाल में हमें इसमें और भी तरह के सवाल ये पूछ सकता है, जैसे हो सकता है कि कम से कम एक चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कम से कम एक चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए इन 4 परिणामों में हमारे पास में कम से कम एक चित्त यानी कि हेड किस में प्राप्त हो रहा है, तो इसमें भी कम से कम एक तो है, 2 परिणाम है तो एक तो है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी टोटल हमारे पास में इस तरह के 3 परिणाम प्राप्त हुए। तो 3 परिणाम प्राप्त होने का मतलब है 3/4 हमारा इसका आंसर हो गया, क्योंकि अनुकूल परिणाम हमारे पास 3 प्राप्त है, कुल परिणाम 4 है। अगर ये सवाल पूछता है कि कम से कम 2 चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता है, तो देखिए 2 चित्त प्राप्त केवल इसी की एक ही परिणाम इस वाले मान में ही आ रहा है, 2 चित्त हेड और हेड, और बाकी में किसी में भी डबल बार एच नहीं लिखा हुआ है, हेड नहीं लिखा हुआ है, तो केवल एक ही परिणाम हमारा है, तो आंसर होगा 1/4। ऐसे ही टेल के लिए वो समान सवाल पूछ सकता है। तो ये हुए दोस्त जो सिक्के होंगे तो उससे संबंधित सवाल है। अब हम बढ़ते हैं इसके 3 सिक्कों की तरफ। तो 3 सिक्कों वालों में क्या बनेगा, टोटल परिणाम हमारे कितने होंगे, 2 सिक्कों में जितने 4 परिणाम आते हैं ऐसे ही 3 सिक्कों में हमारे पास बनेंगे 2 2 2, एक सिक्के में परिणाम, एक सिक्के में एक परिणाम और एक सिक्के में ये परिणाम। तो इस तरह से हमारे पास टोटल परिणाम कितने हो गए, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 3 सिक्कों में हमारे पास में जो टोटल परिणाम बनते हैं वो 8 बनते हैं। अब वो 8 कौन से बनते हैं, तो देखिए आपको लिखना किस तरह से, निकालना कैसे है। देखिए सबसे पहले मैथ हेड से स्टार्ट कीजिए, हेड हेड और हेड। हमने कंटिन्यू में तीनों सिक्कों में, यानी पहले सिक्के में भी हमारे पास हेड आया, दूसरे सिक्के में भी हेड आ गया, तीसरे सिक्के में भी हेड आ गया, तीन परिणाम हमारे पास ही हो गया। दूसरी कंडीशन हमारे मान ली है कि पहले 2 सिक्कों में हेड आ जाए, लेकिन अगले वाला जो तीसरा सिक्का है उसमें हमारे पास टेल प्राप्त हो, तो एक कंडीशन हमारे पास में ये बन रही है। अगली कंडीशन हमारे पास बन सकती है हेड टेल और हेड। देखिए एक एक करके हमें टी प्रतिस्थापित करना है ताकि हम आराम से इसको निकालना सीख जाएंगे। तो हमने क्या किया, शुरू में हेड लिखा, फिर इस वाले को हमने टी कर दिया, बाद में हमने इस वाले को टी किया लेकिन इसको ऐड कर दिया, अब इसको हम टी करेंगे, तो अगला क्या हो जाएगा, टी हेड और हेड। तो इस तरह से हमारे पास में 4 परिणाम आ गए। अब हम क्या करेंगे, टेल से स्टार्ट करेंगे। तो तीनों सिक्कों में मान लेते हैं कि टेल प्राप्त हो गया। अगली वाली कंडीशन क्या होगी, टी टी और एच, एक कंडीशन ये आ गई। फिर एक कंडीशन क्या होगी, टी एच टी, ये कंडीशन ये आ जाएगी। और एक कंडीशन हमारे पास में क्या आएगी, एच टी और टी। देखिए ये 8 कंडीशंस हमारे पास में बनी, इनके अलावा और अन्य कोई मान हम नहीं निकाल सकते। तो टोटल हमारे पास में 8 मान प्राप्त हुए। अब इससे भी संबंधित हमें से यही सवाल पूछेगा कि समान परिणाम प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो समान परिणाम कितने होंगे, देखिए यहाँ भी 2 ही परिणाम समान हो सकते हैं, चाहे कुल परिणाम हमारे कितने ही हो, चाहे सिक्कों की संख्या चाहे कितनी ही हो, टोटल 2 ही परिणाम समान हो सकते हैं। देखिए एक परिणाम ये वाला है और एक परिणाम ये, जिसमें तीनों सिक्कों के अंदर हेड आ रहा है या तीनों सिक्कों में टेल आ रहा है, तो ये समान परिणाम कहलाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, पी समान परिणाम बराबर 2/4
टोटल परिणाम इसमें 8 है और 2 एकम 2, 2 चौके 8, आंसर आ जाएगा 1/4। और अगर असमान परिणाम की बात करें तो ये 6/8, क्योंकि दो परिणामों को अगर समानों को निकाल दें तो बाकी हमारे पास में 6 परिणाम बचेंगे। तो 6/8 यानी कि हमारे पास में ये 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 चौके 8 और 3/4, यानी कि असमान परिणाम बराबर 6/8 बराबर 3/4, ये हमारा आंसर बन सकता है। और तरह का सवाल हमारे कैसे बन सकता है, कम से कम 2 या कम से कम 3 चित आने की प्रायिकता, कम से कम 3 चित प्राप्त होने की। तो कम से कम 3 चित देखो इसी में है केवल, और किसी में नहीं है। 3 चित मतलब हेड तीनों में, यानी एक ही परिणाम के अंदर तीनों हेड आए, तो वो कितने परिणाम हमारे पास, एक ही, तो आंसर होगा 1/8। ऐसे कम से कम 3 पट आने की प्रायिकता पूछे तो भी हमारे पास में एक ही परिणाम होगा, तो 1/8 हो जाएगा। अगर ये है कि कम से कम 2 चित आए, कम से कम 2 चित आए, तो 2 हेड हमें देखने हैं, तो कम से कम 2, एक ब्रैकेट में 2 हेड लिखे हुए होने चाहिए। 2 से ज्यादा चल जाएगा लेकिन कम से कम 2 होने चाहिए। तो देखो ये भी एक कंडीशन मान जाएगी, क्योंकि कम से कम तो है इसमें, एक ही कंडीशन बनेगी, एक ये भी कंडीशन है और एक ही कंडीशन है। तो टोटल हमारे पास में कितनी कंडीशन हुई, 1 2 3 और 4, तो आंसर हो जाएगा 4/8। ऐसे सेम पट के लिए भी सवाल पूछ सकता है। अगर वो पूछे अधिक से अधिक 2 पट आए, अधिक से अधिक केवल 2 पट आए, तो क्या होगा, अधिक, ये वाला परिणाम हमारा माना जाएगा, ये भी परिणाम हमारा माना जाएगा, ये परिणाम भी हमारा माना जाएगा, ये वाला भी माना जाएगा, ये वाला भी माना जाएगा और ये वाला माना जाएगा। क्यों माना जा रहा है, क्योंकि अधिक से अधिक पूछ रहा है, उसने कम के लिए कुछ नहीं कहा। कम अगर एक भी हुआ तो भी चल जाएगा, लेकिन अधिक से अधिक हमारा नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें 2 से ज्यादा तो नहीं है, इसमें तो एक भी नहीं है, तो ये भी एक माना जाएगा। एक ये भी, क्योंकि एक ही इसमें, एक ये परिणाम हो गया, तो 1 2 3, एक ये परिणाम 4, एक ये परिणाम 5, एक परिणाम 6, एक 7, टोटल 7 परिणाम हो गए। केवल ये परिणाम छूट जाएगा क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा है। उसने कहा है कि 2 से ज्यादा परिणाम नहीं होना चाहिए, मतलब अधिकतम परिणाम 2 ही होने चाहिए, 2 से कम चाहे कितने ही हों। तो हमारे पास में टोटल परिणाम कितने हुए, 7 हुए, तो 7/8 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो केवल इसी तरह के सवाल, सिक्कों से संबंधित सवाल हमारे बनते हैं, इनसे अलग कोई सवाल हमारा नहीं बनता है। अब हम अगला टॉपिक ले लेते हैं इसका, ताश से संबंधित। तो देखिए बहुत इजी है। हम ये जानते हैं कि जब एक ताश की गड्डी होती है उसमें टोटल पत्ते हमारे 52 काम में आते हैं। तो 52 पत्तों में अब हमें इसका वर्गीकरण करना है कि 52 पत्ते किस तरह के होते हैं। तो 52 पत्तों में अगर हम देखें तो 13 पत्ते एक तरह के होते हैं, 13 पत्ते दूसरे टाइप के होते हैं, 13 पत्ते तीसरे टाइप के और 13 पत्ते चौथे टाइप के, यानी 4 टाइप्स के हमारे क्वेश्चन पत्ते होते हैं। और उसके अंदर पहले वाले पत्ते को हम हुक्म के पत्ते कहते हैं, दूसरे टाइप वाले जो पत्ते हैं उसको हम कह सकते हैं चिड़ी के पत्ते, तीसरे वाले को हम पान के पत्ते और चौथे को ईंट के पत्ते। तो इस तरह से ये 4 टाइप्स के पत्ते होते हैं। हुक्म के भी 13 पत्ते होंगे, चिड़ी के 13 पत्ते होंगे, पान के 13 पत्ते होंगे, ईंट के 13 पत्ते होंगे। और अगर हम 13 की बात करें तो 13 किस तरह के पत्ते होंगे, तो इसमें एक हिक्का होता है, फिर 2 से लेकर के और 10 तक की नंबरिंग होती है, और फिर 11वां 12वां और 13वां जो पत्ता होता है वो फेस कार्ड होता है। यानी इसको जे कहते हैं गुलाम, एक को क्यू यानी बेगम और एक को किंग यानी कि बादशाह कहते हैं। तो ये वाले तीनों जो है वो फेस कार्ड कहलाते हैं, फेस कार्ड कहलाते हैं ये, या हम कह सकते हैं तस्वीर वाले पत्ते कहलाते हैं, फेस कार्ड या तस्वीर वाले पत्ते कहलाते हैं। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नंबरिंग वाले पत्ते होते हैं, एक इक्का होता है और एक जे गुलाम बेगम और बादशाह ये पत्ते होते हैं। तो इस तरह से 13 पत्ते होते हैं। तो हुक्म के भी यही सेम पत्ते होंगे, लेकिन उसका हुक्म का साइन होता है। चिड़ी में भी सेम यही पत्ते होंगे, उसका चिड़ी का साइन बना हुआ रहेगा, पान वाले और ईंट वाले। तो 4 तरह के पत्ते होते हैं। दूसरी चीज होती है कि ये 2 तरह के पत्ते होते हैं, ये काले रंग के होते हैं, और ये 2 तरह के पत्ते जो होते हैं वो लाल होते हैं, यानी जो भी इनके साइन बने हुए होंगे वो काले रंग के बने हुए होंगे हुक्म और चिड़ी में, और पान और ईंट में ये लाल रंग के बने होंगे। तो ये लाल पत्ते होते हैं। तो 13 और 13 26 पत्ते हमारे लाल हो गए और 26 पत्ते ही हमारे पास में काले प्राप्त हो गए। फिर उनके बाद में अब हमारे से सवाल कैसा पूछ सकता है, देखिए बहुत सारे सवाल इसमें से बनते हैं, हम इजीली आराम से इसका सवाल का आंसर दे सकते हैं। देखिए सबसे नंबर 1 जो सवाल बनता है वो रंग के आधार पर बनता है। तो रंग के आधार पर हम देखें तो हमारे पास में 26 तो काले पत्ते हैं और 26 ही क्या है, लाल रंग के पत्ते हैं, और कुल पत्ते हमारे पास में कितने हैं, 52 है। तो वो पहला सवाल तो क्या पूछ सकता है हमसे कि
52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। फिर हम उसमें से एक पत्ता निकाल रहे हैं, यादृच्छा निकालने मतलब हमें नहीं पता कौन सा पत्ता उसमें से निकल रहा है, हमने अच्छी तरह से उनको मिक्स कर लिया है। यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है तो उस पत्ते के एक लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो लाल रंग का, उसने ये नहीं कहा कि हुक्म का पत्ता, चिड़ी का पत्ता, ईंट का या पान का पत्ता, उसने केवल रंग के बारे में कहा लाल रंग का पत्ता। तो वो लाल रंग के पत्ते हमें पता है कि ईंट के भी हो सकता है वो पत्ता, और वो पान का भी हो सकता है क्योंकि लाल रंग है। तो लाल रंग के हमारे पास में कुल पत्ते होते हैं 26। तो हमारा आंसर होगा पी, लाल रंग का पत्ता बराबर 26/52, और काटेंगे तो 1/2 हमारे पास में जाएगा। ऐसे काले रंग के पत्ते के बारे में पूछे तो भी हमारा आंसर 26 क्योंकि काले रंग के भी 26 ही पत्ते होते हैं, 26/52। तो एक सवाल हमारा ये बन गया। नंबर 2 हमारा सवाल क्या बन सकता है इसमें? नंबर 2 सवाल हमारा ये बन सकता है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से कटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, उस पत्ते के हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें उसने क्या कह दिया, स्पेसिफाई कर दिया कि एक हुक्म का पत्ता ही निकाला जा रहा है। इसका मतलब ये 3 तरह के पत्ते नहीं काउंट करने में। तो हुक्म के पत्ते कौन से हैं? 13 पत्ते हैं। अब चाहे उसमें से इक्का निकल गया है, चाहे 2 नंबर वाला निकल गया है, 3, 4, 5, कोई सा भी इनमें से कोई सा पत्ता निकल गया है, लेकिन उसके ऊपर साइन किसका होना चाहिए? हुक्म का होना चाहिए। तो वो पत्ता हुक्म का पत्ता माना जाएगा। तो हुक्म के पत्ते कितने? अनुकूल परिणाम हमारे पास 13 है। इन 13 पत्तों में से कोई सा भी पत्ता निकल गया है तो हम कहेंगे कि हुक्म का पत्ता है। तो आंसर हमारा क्या होगा? 13/52। सेम इसी तरह हुक्म की जगह अगर वो चिड़ी का पूछ ले तो 13/52 आंसर होगा। पान के लिए भी 13/52 और ईंट के लिए भी 13/52। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपका उस नाम के आधार पर आपसे पूछ ले तो हमें इसी तरह स्पेसिफाई उसी नाम को ही लेना है कि हुक्म कह रहे हैं तो हुक्म के पत्तों को लेना है तुमको। फिर अगला सवाल हमारा क्या बनता है? अगला सवाल हमारा ये बनता है कि एक लाल रंग का ईंट का लाल रंग का इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो अब उसने क्या कहा है कि लाल रंग का इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता। तो देखिए इक्का एक इसमें भी है, एक इसमें है, एक इसमें और एक इसमें है। टोटल हमारे पास में इक्के तो 4 हैं, लेकिन उसने केवल क्या कहा है? लाल रंग का पत्ता, और सारे 52 पत्तों के जो पूरी ताश कटी है उसको ही उसने फेंका है। तो लाल रंग के पत्ते हमारे एक तो पान का हो सकता है, एक का हमें केवल अनुकूल परिणाम कितने मानने हैं? यहाँ पर 2 ही मानने हैं। तो 2/52 आंसर हो जाएगा हमारे, जो भी काटने का आंसर आता है 1/26 वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो लाल रंग का इक्के की बात कही है इसमें, तो हमें इक्का लेना है तो इक्का भी कौन सा? लाल रंग का लेना है, काले रंग के से नहीं लेना है। दूसरा एक अन्य सवाल क्या हो सकता है कि 52 पत्तों के अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक इक्का, एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता। देखो अब उसने इक्के में ये नहीं कहा कि वो हुक्म का है, चिड़ी का है, पान का है, ईंट का है, और ना ही उसने ये कहा कि वो लाल रंग का है, काले रंग का। तो हमें इस कंडीशन में क्या मानना है? हमें सारे ही इक्के मान लेने हैं। तो कुल इक्के कितने हो गए? चारों में एक इक्के होते हैं, तो 4 आंसर हो गया। तो 4/52 हमारा आंसर होगा। तो जैसे इक्के का सवाल है ऐसे गुलाम के लिए पूछ सकता है, ऐसे बेगम बादशाह के लिए या 10 नंबर के लिए 9, 8, 7 किसी के लिए भी वो पूछ सकता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि वो पूछ क्या रहा है। वो रंग के आधार पर पूछ रहा है तो हमेशा 52 के आधे कर देने हैं। अगर वो नाम के आधार पर पूछ रहा है तो हमें 4 भाग कर देने हैं उसमें। तो नाम के बाद में भी वो एक पत्ते के बारे में पूछ रहा है तो एक पत्ते वो 4 होते हैं, यानी कोई भी एक पत्ता है वो 4 होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक की बात करें तो 4 होंगे, 2 है तो वो 4 होंगे, एक सबके होंगे, 3 है तो वो भी सबके होंगे, 4 होंगे। तो उस तरह से वो 4 हो जाएंगे। अगर उसको भी रंग के आधार पर बांट दिया तो फिर वो 2 हो जाएंगे। पान के मतलब रंग के आधार पर अगर हम करें तो लाल रंग के अगर वो कहेगा तो हम कहेंगे कि 2 होंगे, अगर वो काले रंग के कहेगा तो वो 2 होंगे। हम कहेंगे कि काले रंग की बेगम प्राप्त हुई तो काले रंग की बेगम कितनी होगी? केवल 2 ही होगी। अगर वो कहेगा पान की बेगम हुई तो वो केवल 1 ही होगी। तो इस तरह से हम इन सवालों को समझ करके अनुकूल परिणाम निकाल सकते हैं। अब एक बात आती है फेस कार्ड वाली। तो फेस कार्ड वाले में हमें क्या करना है कि हमें पता है कि ये गुलाम वाला, बेगम और बादशाह, ये तीनों फेस कार्ड कहलाते हैं। तो एक तरह के पत्ते में ये 3 तरह के पत्ते होते हैं। एक तरह के जो टाइप्स के जो पत्ते हैं उनमें ये 3 पत्ते होते हैं। हुक्म के भी 3 पत्ते होंगे, पान में भी होंगे, ईंट में भी होंगे और चिड़ी में भी होंगे। तो 3 3 3 3 इस तरह से टोटल 12 पत्ते हमारे पास फेस कार्ड कहलाते हैं। अब उसने कहा कि 52 पत्तों की एक इसी प्रकार से बैठी हुई ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, उस पत्ते के एक फेस कार्ड होने की प्रायिकता या तस्वीर वाला पत्ते होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है? आंसर क्या होगा हमारा? टोटल हमारे अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 12 हो गए। तो 12/52 आंसर हो जाएगा। अगर वो कहेंगे लाल रंग का फेस कार्ड तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आधा हो जाएगा, यानी जितने भी अनुकूल परिणाम कुल से होते हैं रंग के आधार पर उसको आधा कर देते हैं। तो 6/52 हो जाएगा। अगर वो काले रंग का फेस कार्ड की बात करता है तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा 6/52 हो जाएगा। अगर वो कहता है एक गुलाम प्राप्त होने की प्रायिकता, तो गुलाम कौन सा गुलाम? उसने ऐसा नहीं कहा है।
तो हमारे सभी के गुलाम ले लेने, तो एक एक करके 4 गुलाम हो जाएंगे तो 4/52। अगर वो कहता है चिड़ी का गुलाम प्राप्त होने की, तो नाम इसमें उसने चिड़ी का नाम ले दिया है, तो उसका आंसर क्या होगा 1/52, क्योंकि चिड़ी का एक ही होता है तो 1/52। तो इस तरह से हम इन पत्तों को काम में लेकर के और सवालों के आंसर दे सकते हैं। एक विशेष ध्यान रखना है कि कुल पत्तों की संख्या हमें पता होनी चाहिए कि 52 पत्तों को ही वो पीस रहा है या कम पत्तों को पीस रहा है, ये भी चीज ध्यान रखनी है। अगला टॉपिक हमारा लीप और एलीप वर्ष से संबंधित। तो देखिए लीप वर्ष और एलीप वर्ष से संबंधित सवाल में क्या होगा, हम ये जानते हैं कि जो लीप वर्ष होता है उसमें वर्ष में 366 दिन होते हैं, और जो एलीप वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं। यानी एक वर्ष के अंदर 365 दिन और लीप वर्ष में 366 दिन। यानी लीप वर्ष में क्या एक्स्ट्रा हो जाता है कि जिसमें फरवरी जो होती है वो हमारी क्या हो जाती है 29 दिन की हो जाती है। बाकी में फरवरी कितने दिन की होती है हमारे पास में 28 दिन की। तो जिन सालों के अंदर फरवरी 28 दिन की होती है तो वो वर्ष क्या कहलाएगा, एलीप वर्ष कहलाएगा। और जिस वर्ष में फरवरी जो है वो 29 दिनों की होती है तो वो लीप वर्ष कहलाएगा। तो 366 दिन होंगे। अब दोनों कंडीशनों में हमें सवाल किस तरह होंगे, देखिए एक वर्ष के अंदर कुल 52 सप्ताह होते हैं, एक वर्ष के अंदर कुल 52 सप्ताह होते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अगर हम 366 में भी भाग दें 7 का तो हमारे पास में 52 तो पूरा आ जाएगा और शेष हमारे पास में 2 बच जाएगा। अगर हम 365 की बात करें यानी वर्ष के दिन अगर 365 माने तो ये 52 पूरा जाएगा और एक दिन शेष बच जाएगा। यानी 52 हमारे पास में सप्ताह आ रहे हैं और एक दिन शेष बच रहा है हमारे पास में। यहाँ 2 दिन शेष बच रहे हैं और 52 सप्ताह आ रहे हैं। अब हमारा सवाल किस तरह का होगा, इन दोनों के आधार पर ही सवाल होगा। तो अब हमसे पूछेगा क्या, वो ये पूछेगा कि एक लीप वर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक लीप वर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या मंगलवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या रविवार आने की, या कोई सा भी एक बार आपसे पूछ सकता है कि लीप वर्ष में। सेम ही चीज वो पूछ सकता है एक लीप वर्ष में 53 रविवार सोमवार मंगलवार कुछ भी वो पूछ सकता है, वो आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपने इसको देख लीजिए एलिप वाले को। तो एलिप वाले में अब हमें ये पता है कि 52 सप्ताह के बाद में 53वां या 53 रविवार 53 सोमवार मंगलवार जो भी है वो पूछ रहा है। तो 52 सप्ताह हमारे पास में कंप्लीट है। 52 सप्ताह में 52 तो हमारे पास में वार हो चुके हैं। जैसे रविवार करेंगे तो एक सप्ताह में एक बार होता है, 7 दिनों के अंदर रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार शुक्रवार शनिवार सारे बार हो जाते हैं। तो 52 सप्ताह के अंदर तो कंप्लीट 52 हो गया। अब बचा हुआ जो एक दिन है उसमें कौन सा दिन होगा, तो आप देखिए कि वो एलिप अगर वो पूछ रहा है और वो सोमवार की बात कर रहा है तो हमारे पास में एक ही दिन बचा है, तो सोमवार एक हो सकता है, बस एक ही हो सकता है, उससे ज्यादा तो ही नहीं सकता, दिन हमारे पास एक बच रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा जो आंसर होगा वो 1/7 होगा। 7 इसलिए कि सप्ताह में दिन 7 होते हैं, इसलिए हमें कुल जो परिणाम है वो 7 मानने हैं, क्योंकि सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी, बुधवार कुछ भी हो सकता है, वो 7 दिन हो गए। तो कुल जो परिणाम होंगे वो हमारे 1/7 के हिसाब से आंसर निकल जाएगा। तो 52 सप्ताह के बाद में 53वें के बारे में पूछे और अगर वो एलिप वर्ष दे रखा है तो हमारा आंसर क्या होगा 1/7। अगर वो चाहे सोमवार के लिए पूछे चाहे रविवार के लिए, तो आंसर होगा चाहे हम अगर हमसे ये कि एलिप वर्ष में 53 रविवार तो आंसर यही, 53 सोमवार तो भी आंसर यही, 53 शुक्रवार तो भी आंसर यही। सेम चीज इसमें भी यही है कि लीप वर्ष जब पूछता है तो लीप वर्ष में हमारे पास में क्या है 2 दिन शेष बचते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आंसर तो आप सीधा लिख सकते हो कि 2 दिन बच रहे हैं, तो अगर वो 53 रविवार की बात पूछ रहा है तो 2 कितना हो जाएगा 7 आंसर हो जाएगा। अगर वो 53 सोमवार की पूछ रहा है तो भी 2/7, यानी जितने दिन बच रहे हैं आंसर हमारा यही होगा। लेकिन ये आया कैसे, 2 कैसे आ गया कि जब 2 ही दिन बचे हुए तो 2 दिन कैसे हो सकते हैं, 2 सोमवार कैसे हो सकते हैं, 2 मंगलवार कैसे हो सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी में तो आती नहीं है, सोमवार के बाद तो मंगलवार आएगा, तो 2 सोमवार कैसे होंगे फिर। तो देखो इस कंडीशन में हमारे पास में 7 कंडीशंस बनती हैं। कैसे बनती हैं कि अगर हम ये मान लें कि 364 दिन से तो 52 सप्ताह बन गया, अब हमारे पास में जो दिन बचा वो 365वां और 366वां दिन बचा, ये 2 दिन ये बच रहे हैं जब लीप वर्ष होता है। और जब एलिप वर्ष होता है तो केवल 365वां दिन होता है, क्योंकि टोटल 365 दिन होते हैं। तो एक ठीक परिणाम इसमें आ गया। लेकिन लीप वर्ष के अंदर हमारे पास में ये 2 दिन शेष बचते हैं। अब हम आंसर बता रहे हैं कि आंसर हो गया अनुकूल परिणाम 2, तो प्रायिकता होगी 2/7। वो कैसे है तो देखिए 2 हो गया। तो अब हम ये मान लेते हैं कि पहला दिन हम मान लेते हैं कि रविवार है। अगर हम आंसर कर रहे हैं मान लीजिए सोमवार से, सोमवार के लिए आंसर कर रहे हैं कि 53 सोमवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो इस सोमवार से समझिए हम ये मान लेते हैं कि पहला दिन जो है वो रविवार है। तो बताइए दूसरा वार कौन सा होगा, सोमवार होगा। तो एक आंसर आ गया हमारे पास में, एक परिणाम हमारे पास प्राप्त हो गया। अब हम ये भी मान सकते हैं
कि पहला दिन सोमवार हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि पहला दिन रविवार हो सकता है पहला दिन सोमवार हो, तो दूसरा दिन कौन सा होगा, मंगलवार होगा। तो यहाँ भी एक परिणाम हमारे पास प्राप्त हो गया। एक कंडीशन हमारी बनती है कि पहला दिन मंगलवार हो तो दूसरा वार क्या होगा, बुधवार होगा, या पहला दिन बुधवार है तो दूसरा क्या होगा, गुरुवार होगा, या पहला दिन गुरुवार है तो दूसरा दिन क्या होगा, शुक्रवार होगा। शुक्रवार है तो शनिवार, और शनिवार है तो रविवार। ये तो इस तरह से हमारे पास में टोटल 7 कंडीशन हमारे पास में बन करके आई। तो देखिए अब यहाँ पर सोमवार सोमवार 2 बार आता है, तो इसका मतलब क्या है, अगर सोमवार के लिए सवाल हुआ तब भी कोई कंडीशन है, अगर वो मंगलवार के लिए पूछता तो देखो मंगलवार की कोई कंडीशन बनती है, एक तो मंगलवार सोमवार के साथ में और एक मंगलवार बुधवार के साथ में, बुधवार के लिए 2 कंडीशन, गुरुवार के लिए 2 कंडीशन, शुक्रवार के लिए 2 कंडीशन और शनिवार के लिए 2 और रविवार के लिए भी 2 कंडीशन ही बन रही है। तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो 2/7 होगा। तो इस तरह से हम इस एक्सरसाइज में से सभी टाइप्स के सवाल को कर चुके हैं। इनसे अतिरिक्त कोई भी सवाल हमारा बोर्ड में नहीं पूछा जाता है।